हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिटोरियल इनसाइट्स, जिसमें हम फोकस करते हैं अपनी वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इंप्रूव करने में विद द हेल्प ऑफ एडिटोरियल्स। और हम ये डिस्कस करते हैं मंडे टू फ्राइडे एट 10 AM। तो आज हम दो एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। और उससे पहले कि प्रैक्टिस मॉक का जो वीडियो कोर्स है, बैंकिंग वीडियो कोर्स, उसमें आप सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज परचेज कर सकते हैं और अभी ऑफ मिल रहा है 10% ऑफ। आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं PM10 और आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि ये कोर्स प्रीलिम्स से मेंस तक कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करता है पूरा सिलेबस, और इजी लेवल से डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चन सब इंक्लूडेड हैं इसमें। तो आप अभी इसको वेल कर सकते हैं डिस्काउंट को, ठीक है। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि कैसे ये एडिटोरियल इनसाइट्स आपकी हेल्प करता है अपने वोकैबुलरी इंप्रूव करने में और बाकी चीज़ें भी जो हम डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट एडिटोरियल है उसको डिस्कस करते हैं, जिसका टाइटल है द हीट इज़ ऑन। तो यानी कि जो अब हीट बढ़ रही है, एंड ये द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है। आपको इसको रीड करना है जैसे आप हर बार करते हैं, बिना किसी हेल्प के, किसी डिक्शनरी के, and then we will discuss. Okay, next. Okay, so I hope आपने ये एडिटोरियल रीड कर लिया है। स्टार्ट करते हैं। तो on 3 different days last week, global average daily temperatures were in a range they have never been before. तो 3 दिन पिछले वीक क्या हुआ कि जो टेम्परेचर से ग्लोबल टेम्परेचर्स वो इस लेवल पे पहुंच गए जो आज तक नहीं पहुंचे। लास्ट मंडे यानी लास्ट वीक जो मंडे था, पहली बार ग्लोबल एवरेज डेली टेम्परेचर 17 डिग्रीज को क्रॉस किया उसने, मेकिंग इट द हॉटेस्ट डे फॉर द प्लैनेट इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। तो वो पूरी हिस्ट्री में हॉटेस्ट डे था जो मंडे था, जिसमें 17 डिग्री क्रॉस हो गया एवरेज टेम्परेचर पूरे वर्ल्ड का। लेकिन ये बट दैट वॉज जस्ट द बिगिनिंग, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कैसे? ट्यूसडे वॉज इवन हॉटर एंड दैट रिकॉर्ड वॉज सरपास ऑन थर्सडे। तो एक ही वीक में 3 बार रिकॉर्ड टूटा। मंडे रिकॉर्ड टूटा क्योंकि आज तक की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में पहली बार 17 डिग्रीज को क्रॉस किया। फिर उसके बाद ट्यूसडे उस रिकॉर्ड से आगे गया, और फिर थर्सडे वो उस नए रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। तो सरपास्ड मतलब किसी चीज़ से आप आगे जाते हो, किसी चीज़ से बढ़ जाते हो। तो यहाँ पर सरपास्ड ऑन थर्सडे, दैट मीन्स उस रिकॉर्ड को भी क्रॉस कर दिया, उससे भी आगे चला गया टेम्परेचर। साइंटिस्ट प्रिडिक्ट दैट द कमिंग डेज एंड वीक्स वुड प्रोड्यूस मोर सच रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट्स। तो साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में और ऐसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट्स होंगी, क्योंकि एक वीक में 3 इवेंट्स हुई हैं, आगे ये और भी ज़्यादा होंगी। सो दिस ईयर इज़ वाइडली एक्सपेक्टेड टू बिकम वन ऑफ द हॉटेस्ट एवर, इफ नॉट द हॉटेस्ट। तो ये सब इवेंट्स हैं, और इसी में ही आगे क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है कि जो ये साल है, इट इज़ वाइडली एक्सपेक्टेड। वाइडली मतलब कि बहुत लोग ये मानते हैं, बहुत जगह ये माना जा रहा है कि ये वाला जो साल है ये वन ऑफ द हॉटेस्ट एवर होगा। अगर ये हॉटेस्ट भी नहीं होता पूरे आज तक का, तो लेकिन वन ऑफ द हॉटेस्ट ईयर्स में से होगा ये 2023। क्लाइमेट चेंज इज़ प्लेइंग आउट एग्जैक्टली इन द मैनर साइंटिस्ट हैड सेड इट वुड। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो प्ले आउट कर रहा है, यानी वो इस तरह जो हो रहा है, इस तरह इट इज़ हैपनिंग, ठीक है। प्ले आउट का मतलब हम यहाँ पर हैपन कह सकते हैं। द क्लाइमेट चेंज इज़ प्लेइंग आउट, यानी कि हैपनिंग एग्जैक्टली उसी तरह हो रहा है जैसे साइंटिस्ट ने ये प्रेडिक्ट किया था कि क्लाइमेट चेंज कैसे होगा। ओनली अ लिटिल फास्टर, लेकिन उससे बस थोड़ा सा जल्दी हो रहा है। जो जिस तरह क्लाइमेट चेंज के जो हम इफेक्ट्स देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर अभी मेंशन थे, इट इज़ नॉट जस्ट द हीट दैट इज़ गेटिंग इंक्रीजिंगली अनबियरेबल। और सिर्फ हीट ही नहीं है जो कि अनबियरेबल होती जा रही है, इनटॉलरेबल होती जा रही है, यानी कि हमारी सहने की क्षमता से ज़्यादा होती जा रही है। एक्सेसिव रेन्स, फ्रीक्वेंट फ्लड्स एंड ड्राउट, intense forest fires are all happening sometimes simultaneously at different places। अब यहाँ पर अगर हम देखें, ये excessive that means too much, बहुत ज़्यादा बारिश होना। frequent floods, frequent is कोई चीज़ बार बार होती है, जल्दी जल्दी होती है, तो बार बार flooding होना, ठीक है। ड्राउट्स, सूखा पड़ जाना। intense forest fires, जब हम कहते हैं कोई चीज़ इंटेंस है, दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा डिग्री में है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। तो इंटेंस फॉरेस्ट फायर्स यानी बहुत ज़्यादा हाई लेवल, हाई डिग्री की जो
फॉरेस्ट के जो जंगलों में आग लगती हैं तो उनकी बात है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, आर ऑल हैपनिंग समटाइम्स साइमल्टेनियसली। ये सब चीज़ें हो रही हैं और कभी कभी तो ये साइमल्टेनियसली यानी एक साथ हो रही हैं कि कहीं पर फ्लड है, कहीं पर ड्राउट है और कहीं पर फॉरेस्ट फायर है। तो साइमल्टेनियसली मतलब सब चीज़ें एक ही टाइम पर हो रही हैं, ऐसा भी हुआ है। कभी कभी तो सब एक साथ भी होती हैं एट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, एक साथ मतलब एक ही जगह पे फ्लड और ड्राउट और फॉरेस्ट फायर नहीं, कि एक ही टाइम पे एक रीजन में फ्लड है, एक रीजन में ड्राउट है, एक रीजन में फॉरेस्ट फायर है। ठीक है, सो देयर इज़ लिटिल दैट गवर्नमेंट्स कैन इमीडिएटली डू टू प्रिवेंट दीज। तो अब इमीडिएटली अभी के अभी तो अचानक से गवर्नमेंट्स कुछ क्या कर सकते हैं? देयर इज़ लिटिल दैट गवर्नमेंट्स कैन डू। क्या अचानक से क्या किया जा सकता है? टू प्रिवेंट दीज, प्रिवेंट मीन्स टू स्टॉप दीज, बट अ लॉट कैन बी डन टू मिनिमाइज देयर टोल। अब इनको स्टॉप एकदम से तो अचानक से तो स्टॉप नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत कुछ किया जा सकता है इनका इफेक्ट कम करने में। टू मिनिमाइज यानी कि किसी चीज़ को कम से कम लेवल पर ले आना। तो मिनिमाइज देयर टोल, टोल टैक्स वाला टोल नहीं, यहाँ पर टोल है जो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो जो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं ह्यूमन बींग्स पे, उसको तो कम किया जा सकता है अगर हम इन इवेंट्स को रोक नहीं सकते तो एटलीस्ट इन द केस ऑफ हीट वेव्स। और कम से कम हीट वेव्स के केस में जो ह्यूमन लाइफ्स पे जो इम्पैक्ट है उसको कम किया जा सकता है। कैसे? अब आगे देखते हैं। एक्सपीरियंस ऑफ द रिसेंट पास्ट हैज़ शोन दैट रिलेटिवली सिंपल इंटरवेंशंस कैन गो अ लॉन्ग वे इन प्रिवेंटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ हीट वेव रिलेटेड डेथ्स। तो अभी रिसेंट पास्ट यानी पिछले कुछ टाइम का जो एक्सपीरियंस हमें मिला है उससे हमें क्या पता चला है? उसने ये शो किया है कि रिलेटिवली सिंपल यानी कि कंपेरेटिवली, रिलेटिवली होते कंपेरेटिवली यानी हो सकता है बहुत सिंपल ना हो पर किसी के कंपैरिजन में सिंपल है वो। तो सिंपल इंटरवेंशन वर्ड हम पहले कवर कर चुके हैं 2-3 बार। जो होता है कि अगर आप कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको आप डील कर रहे हो तो उसको आप इम्प्रूव करने के लिए कोई स्टेप लेते हो। जैसे अगर कोविड जैसे कोई पैंडेमिक है, कोई भी डिजीज़ फैलती है, फॉर एग्जांपल कोविड, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो इंटरवेंशंस कहलाएंगे। तो यहाँ पर इंटरवेंशन का मतलब है कि जो हीट वेव से रिलेटेड जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स है उसको मिनिमाइज कम से कम करने के लिए जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वी विल कॉल देम इंटरवेंशंस। तो सिंपल इंटरवेंशन, सिंपल स्टेप्स जो हैं दे कैन गो अ लॉन्ग वे, यानी वो बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ये जो फ्रेज है गो अ लॉन्ग वे, इट विल गो अ लॉन्ग वे, दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब ये अलॉन्ग नहीं है, गो अ लॉन्ग वे है। कई बार क्या होगा जैसे फ्रेज करेक्शन क्वेश्चंस में अ लॉन्ग जो कि 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं, अ लॉन्ग वे, यहाँ पर ये लॉन्ग जो ये नाउन है वे को उसको मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव है, लेकिन अलॉन्ग इज अ प्रीपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ध्यान रखना है कि गो अ लॉन्ग वे में ए और लॉन्ग के बीच में स्पेस है। तो इन प्रिवेंटिंग लार्ज नंबर ऑफ हीट वेव रिलेटेड डेथ्स। हाउएवर, लेकिन तो कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट अभी यहाँ पे था कि कुछ सिंपल स्टेप्स से काफ़ी हेल्प मिल सकती है डेथ्स को प्रिवेंट करने में हीट वेव के कंडीशंस में, लेकिन क्या मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स स्टिल डोंट हैव अ हीट एक्शन प्लान इन प्लेस। अब सिंपल स्टेप से तो कम किया जा सकता है नेगेटिव इफेक्ट्स, लेकिन काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स और काफ़ी सारी जो डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट्स हैं उनके पास अभी भी हीट एक्शन प्लान्स नहीं है। ठीक है, द फैक्ट दैट सम एरियाज ऑफ द कंट्री आर नॉट कंसिडर्ड टू बी हीट वेव प्रोन इज नो रीज़न टू रिलैक्स। अब कुछ एरियाज जो हैं वो कहा जा रहा है कि वो हीट वेव प्रोन नहीं है, वहाँ पर हीट वेव के चांसेस कम हैं। प्रोन मतलब वल्नरेबल, जहाँ पर कोई इवेंट, कोई नेगेटिव इफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, नेगेटिव इवेंट होने के। तो अगर कंट्री के कुछ एरियाज़ में कहा जाता है कि हीट वेव होने के चांसेस कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिलैक्स कर लें। इफ़ देयर इज़ वन थिंग सर्टेन अबाउट एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स, इट इज़ देयर अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन टाइमिंग, लोकेशन एंड इंटेंसिटी। तो एक चीज़ अगर हम श्योरिटी से कह सकते हैं, सर्टेन मीन्स श्योर, हम एक ही चीज़ के बारे में श्योर हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज में जो एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स होती हैं उनके बारे में एक ही चीज़ श्योर है कि वो अनप्रिडिक्टेबल है, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि वो कब होंगे, कि कहाँ होंगी, कितनी इंटेंसिटी के साथ होंगे। तो टाइमिंग के बारे में, वो टाइमिंग भी अनप्रिडिक्टेबल है, लोकेशन भी, और इंटेंसिटी भी, कितने अमाउंट में होगी, चाहे वो रेनफॉल हो, चाहे वो ड्राउट हो, चाहे वो फॉरेस्ट फायर्स हो। ठीक है, तो ये कुछ भी हो, इनके बारे में हम नहीं कह सकते कि वो कब होंगी, कहाँ होंगी और कितनी इंटेंसिटी किस डिग्री पे होंगी।
द 11 हीट स्ट्रोक डेथ्स इन मुंबई अर्लियर दिस ईयर इज़ अ ग्रिम रिमाइंडर। तो जो ये 11 डेथ्स हुई थी मुंबई में हीट स्ट्रोक से, वो एक ग्रिम रिमाइंडर है। ग्रिम इज़ वेरी सैड, वेरी सीरियस, या फिर हम एक तरीके से हम इसको क्रूअल भी कह सकते हैं कि ये एक क्रूअल, सैड या फिर सीरियस रिमाइंडर है हमारे लिए कि सो वॉज द हीट वेव लाइक कंडीशन इन फरवरी दिस ईयर। और जैसे ये जो ये डेथ्स हुई मुंबई में हीट वेव से, वो एक सीरियस रिमाइंडर है हमारे लिए कि हमें इन चीज़ों को, हमें रिलैक्स नहीं करना और हमें हीट एक्शन प्लान बनाने इन सिचुएशंस को टैकल करने के लिए। तो जैसे ये एक रिमाइंडर था मुंबई डेथ्स, ऐसे ही एक और चीज़ रिमाइंडर थी। वो क्या थी? हीट वेव लाइक कंडीशंस इन फरवरी दिस ईयर, ऑफिशियली अ विंटर मंथ इन इंडिया। फरवरी जो कि एक विंटर मंथ है, उसमें हीट वेव जैसी कंडीशंस हो गई थी। तो ये भी एक रिमाइंडर है हमारे लिए। इन 2015 ओनली 9 स्टेट्स एक्सपीरियंस्ड हीट वेव कंडीशंस। 2015 में क्या हुआ था? सिर्फ 9 स्टेट्स के अंदर हीट वेव कंडीशंस हुई थी। बाय 2020 दैट नंबर हैड रीच्ड 23। तो ये 9 से 23 हो गया कि कितने स्टेट्स में हीट वेव कंडीशंस हुई थी। द नंबर ऑफ हीट वेव डेज ड्यूरिंग अ ईयर हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 7 इन 2015 टू 33। तो एक साल में कितने हीट वेव डेज होते हैं? 2015 में 7 दिन थे जिसमें हीट वेव्स थी, और वो 2020 में हो गए 33। द ट्रेंड इज़ ओनली इंक्रीजिंग। तो जो ट्रेंड की बात कर रहे हैं कि कुछ साल पहले कितने नंबर ऑफ हीट वेव डेज थे और अब कितने हैं, तो इंक्रीज़ हो रहा है ये भी। अगर हम बात कर रहे हैं कितने स्टेट्स में हीट वेव्स थी, तो वो भी हमने देखा 2015 से लेके अब तक कितना इंक्रीज़ हो गया है। तो जो ये ट्रेंड है, जो ये पैटर्न है, ये अपवर्ड शो कर रहा है, ये यानी कि इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो ट्रेंड क्या होता है कि जिस भी चीज़ को हम नोटिस कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर हम हीट वेव की बात कर रहे हैं, इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स की बात कर रहे हैं, तो वो उसका पैटर्न वो अपवर्ड ही शो कर रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स द ट्रेंड इज़ ओनली इंक्रीजिंग। अब ट्रेंड का मतलब ये नहीं है कि वो ऊपर इंक्रीज ही करेगा। ट्रेंड इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। यहाँ पर जो ट्रेंड है हीट वेव्स का, वो इंक्रीज हो रहा है। द इवेंट्स इन ईस्टर्न यूपी लास्ट मंथ व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर हॉस्पिटलाइज्ड with heat related diseases and many died are the kind of shocks that have the potential to repeat if local governments are not adequately prepared। तो जो इवेंट्स हुई यूपी में लास्ट मंथ, जिसमें काफ़ी सारे लोगों को हीट रिलेटेड डिजीज़ की वजह से हॉस्पिटलाइज किया गया था और उसमें से काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई थी, आर द काइंड ऑफ शॉक्स। इस तरह के शॉक्स जो हैं वो दोबारा हो सकते हैं। जैसा अभी लास्ट मंथ हुआ, ऐसा नहीं कि वो एक ही बार हुआ, ये फ्यूचर में रिपीट हो सकता है अगर लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड नहीं है, वो इस चीज़ को टैकल करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, एडिक्वेटली मतलब कि प्रॉपरली या फिर सफिशिएंटली, यानी सही अमाउंट में वो सही तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है, तो ये चीज़ें दोबारा हो सकती हैं। It might seem odd to be talking about heat waves when rains have been lashing many parts of the country। तो ये odd लग सकता है, अजीब लग सकता है, strange लग सकता है कि अभी जब पूरी कंट्री में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, ठीक है, रेन्स हैव बीन लैशिंग मतलब स्ट्राइकिंग, ठीक है, हिटिंग। तो रेन जो है वो इंडिया के काफ़ी पार्ट्स पे काफ़ी हैवी रेनफॉल हो रही है, तो उस टाइम पे हीट वेव्स की बात करना थोड़ा अजीब लग सकता है। जुलाई इज़ ऑफिशियली वन ऑफ द 4 months व्हेन हीट वेव्स आर एक्सपेक्टेड, क्योंकि जुलाई जो है वो 4 months हैं जहाँ इंडिया में जिनमें हीट वेव्स की हम बात करते हैं, तो उसमें जुलाई उनमें से एक मंथ है जिसपे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हीट वेव्स होंगी। एंड रीसेंट ट्रेंड्स मेक इट डिफिकल्ट टू रूल आउट हीट वेव्स इन सब्सिक्वेंट मंथ्स। और जो अभी के ट्रेंड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि आने वाले मंथ्स में हीट वेव्स नहीं होंगी। सब्सिक्वेंट मीन्स फॉलोइंग, जो आने वाले महीने। तो ऐसा नहीं कह, अभी जो ट्रेंड आ रहे हैं उसके हिसाब से हम ये नहीं रूल आउट कर सकते, हम इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि आने वाले मंथ्स में हीट वेव्स नहीं होंगी। द करंट फेज इज़ देयरफॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी। करंट फेज किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है जब यहाँ पर बारिश हो रही है। कि ये अजीब तो लग सकता है कि रेनफॉल, जब पूरी कंट्री में इतनी रेनफॉल हो रही है तो हीट वेव की बात हम क्यों कर रहे हैं? तो वो इसीलिए क्योंकि ये जो फेज़ है, फेज़ क्या होता है कि अब जब हम एक सीरीज ऑफ इवेंट्स की बात करते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइम को या किसी एक पर्टिकुलर स्टेज की जब हम बात करते हैं तो वो एक फेज़ हो जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं कि जब रेनफॉल हो रही है पूरी कंट्री में, तो उस पर्टिकुलर स्टेज की जब हम बात करें तो उसके लिए हमने एक वर्ड यूज़ किया, फेज़। तो जब पूरी कंट्री में रेनफॉल हो रही है तो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे जो कि हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मौका अच्छा है कि जब हम
लोकल गवर्नमेंट्स को ये लोकल गवर्नमेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। और किस लिए? टू डील विद हीट एमरजेंसीज। तो डील विद मीन्स टू टैकल, टू फाइट, किसी चीज़ का सामना करना। तो वो हीट एमरजेंसीज को का सामना करने के लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं पूरी तरह। सो ये हमारा फर्स्ट एडिटोरियल था। इसमें बताया गया कि कैसे इम्पॉर्टेंट, पहले तो बैकग्राउंड की कैसे हीट इंक्रीज़ हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और फिर वहाँ से फिर हम आए कि कैसे जो है यहाँ पर फिर वो हीट वेव रिलेटेड डेथ्स पे फोकस आ गया हमारा। तो हीट पर ही फोकस है, क्लाइमेट चेंज पर ही फोकस है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये जो बाकी इवेंट्स मेंशन थी, फ्लड था या ड्राउट था या हीट वेव्स और फॉरेस्ट फायर्स था, तो इस जो एडिटोरियल का फोकस था वो था हीट वेव रिलेटेड डेथ्स पर, ठीक है। तो उसमें उसने फिर सजेशंस भी दिए। और देखो, हमेशा हेल्प करता है जब भी आप कुछ भी रीड करो, आप पैराग्राफ बाय समरी बनाओ कि इस पैराग्राफ में क्या डिस्कस किया, इस पैराग्राफ में क्या डिस्कस किया। अब समरी बनाना ये नहीं कि पूरे प्रॉपर समरी लिखनी है, आपको मेंटली समरी बनानी है। एग्जाम में आप मेंटली ही नोट बनाओगे कि ओके, फर्स्ट पैराग्राफ इसके बारे में था, सेकंड पैराग्राफ में ये मेंशन था, थर्ड में ये था। एक दो लाइंस अपने मन में होनी चाहिए कि ये चीज़ें थी, तो ताकि अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ रेफ़र करनी इन्फॉर्मेशन, आप क्विकली उस पैराग्राफ में जाके और वो पर्टिकुलर चीज़ रेफ़र कर सकते हो। तो यहाँ इसीलिए जब भी आप रीड करो तो एक आइडिया होना चाहिए इस पैराग्राफ में क्या डिस्कस हुआ था, तो एग्ज़ाम में ईजियर रहता है, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे जो हमने इस एडिटोरियल में डिस्कस किए, आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। रीडिंग, लेकिन सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना जो है वो काफ़ी नहीं रहेगा। अच्छा ये रहेगा कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, रिवाइज करते हैं और जितना ज़्यादा हो सके रीड करते हैं तो वो बेस्ट है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप रीड कर सकते हैं, जितना भी टाइम मिले आपको दिन में, हाफ एन आवर 20 मिनट्स, आप एक एडिटोरियल और रीड कर सकते हैं। जितना हमने डिस्कस किया आप एक और रीड कर सकते हैं, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। सो नेक्स्ट है पेटीनेस ऑफ पावर। पेटीनेस होता है कि अगर आप कोई बहुत ही ऐसी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ है और उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, ठीक है, तो दैट इज़ पेटीनेस। तो आप एक बार इसको रीड करो, फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड एक्टन वॉज राइट व्हेन ही सेड दैट पावर करप्ट्स। लॉर्ड एक्टन, तो जैसे आपको पता है, लॉर्ड जैसे और भी बहुत सारी जो थी पोजीशंस होती थी जो इंपीरियल ब्रिटेन में, लॉर्ड हैं, काउंट हैं, तो ये सब अलग अलग डेजिग्नेशंस होती थी जो हाई सोसाइटी कह सकते हैं, या फिर जो एरिस्टोक्रेसी थी ब्रिटेन की, तो उनमें से ही एक थे लॉर्ड एक्टन। तो उन्होंने एक चीज़ कही थी, उन्होंने कहा था पावर करप्ट करती है, यानी हमें इमोरल बिहेवियर की तरफ ले जाती है जब हमारे पास पावर आती है। तो ही फॉरगॉट टू ऐड दो दैट पेटी पावर करप्ट्स मोर एब्सोल्यूटली। वो शायद ये बोलना भूल गए, ही फॉरगॉट टू ऐड, वो ये बोलना भूल गए कि पेटी पावर, पेटी क्या होता है, बहुत स्मॉल, ऐसी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो पेटी पावर यानी कि बहुत स्मॉल लेवल पे पावर अगर आपके पास है, तो वो कंप्लीटली आपको करप्ट कर देती है, मोर एब्सोल्यूट, और ज़्यादा आपको करप्ट कर देती है, मोर एब्सोल्यूटली, ठीक है। एब्सोल्यूट क्या होता है, कंप्लीट, एब्सोल्यूटली पूरी तरह से, ठीक है, और ज़्यादा करप्ट कर देती है। बट देन द ब्रिटिश पीयर डिड नॉट हैव टू लिव इन अ हाउसिंग सोसाइटी। अब पीयर क्या होते हैं, पीयर प्रेशर हमने पढ़ा है, पीयर के बारे में, पीयर्स यानी कि हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं। तो पीयर एक होता है कि हमारी सिमिलर सिचुएशन में जो, या सिमिलर एज ग्रुप में जो दूसरे लोग हैं, लेकिन यहाँ पर पीयर का मीनिंग वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पीयर का मतलब है जो जैसे अभी हमने डिस्कस किया, जो ब्रिटिश एरिस्टोक्रेसी थी, जो वहाँ पे जो लॉर्ड्स होते थे, काउंट्स होते थे, तो जो वो लोग, उनके लिए पीयर यूज़ किया जाता है वर्ड। तो जो द पीयर है, यानी कि जो लॉर्ड एक्टन की बात हो रही है यहाँ पे, द ब्रिटिश पीयर डिड नॉट हैव टू लिव इन अ हाउसिंग सोसाइटी इन 21st सेंचुरी। तो वो 21st सेंचुरी यानी आज के ज़माने में वो एक हाउसिंग सोसाइटी में नहीं रहते थे इंडिया में, अंडर द ऑफन स्मॉल माइंडेड टायरनी ऑफ अ रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। किसके अंडर?
स्मॉल माइंडेड टायरनी, स्मॉल माइंडेड स्मॉल माइंडेड यानी नैरो माइंडेड, जिसमें आप दूसरों के ओपिनियंस को या दूसरों की जो वैल्यू है उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। आप सिर्फ जो आपको लगता है आप सिर्फ उसी के बारे में सोचते, दूसरों के ओपिनियंस, उनके सुझाव को एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी नहीं होते। तो ये स्मॉल माइंडेड टायरनी है। टायरनी होता है जब आप रूल करते हो, ठीक है, किसी जगह पे आपका रूल है, राज है, लेकिन आप बिल्कुल क्रूरता के साथ, क्रूअली और बिल्कुल एब्सोल्युटली, यानी किसी को कोई फ्रीडम नहीं है, आप बिल्कुल कंप्लीट कंट्रोल में हो। तो यहाँ पर टायरनी वर्ड यूज़ किया गया है, जो रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का जो इन्फ्लुएंस होता है हाउसिंग सोसाइटीज़ में, उसको टायरनी वर्ड कहा गया है। ओके, तानाशाही भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्यों कहा गया है, अब यहीं से टोन एक सेट हो जाती है। जब फर्स्ट पैराग्राफ में यही मेंशन्ड है कि वो जो लॉर्ड एक्टन थे उन्होंने ये बात कही थी कि पावर करप्ट, लेकिन उन्हें 21st सेंचुरी में इंडिया में एक हाउसिंग सोसाइटी में नहीं रहना पड़ा, जहाँ पे अक्सर क्या होते हैं, स्मॉल माइंडेड टायरनी होती है, यानी कि जो इनकी तानाशाही होती है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव वर्ड तो नहीं है इनके लिए। तो एक टोन सेट हो गई है कि ये पैसेज अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो किस लाइन्स पर होगा आगे, ठीक है, तो उसकी क्रिटिसिज्म ही होगी। तो देखते हैं। अ हाउसिंग सोसाइटी इन बेंगलुरु हैज़ बार्ड मेड्स फ्रॉम यूजिंग कॉमन एरियाज। तो एक हाउसिंग सोसाइटी है बेंगलुरु में जिसने बार कर दिया है। बार का मतलब डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, वो वाला बार नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। दो बार्स की हम बात कर रहे हैं, वो है एक तो बैन कर देना, ठीक है, और एक इम्प्रिजन कर देना, ठीक है। बार यानी कि जेल में डाल देना या फिर बैन कर देना, रोक देना। तो यहाँ पर बार्ड मेड्स यानी कि उन्हें बैन कर दिया गया, रोक दिया गया फ्रॉम यूजिंग कॉमन एरियाज। जो हाउसिंग सोसाइटी के कॉमन एरियाज हैं उन्हें यूज़ करने से रोका गया, फॉर रीजंस दैट आर नाउ ऑल टू फेमिलियर इन दी कंट्रीज मेट्रोपॉलिटन लैंडस्केप। और उसके लिए उन्होंने जो कारण दिए वो ऑल टू फेमिलियर, दे आर वेरी फेमिलियर, यानी कि वो बहुत ज़्यादा वेल नोन है। ऑल टू फेमिलियर दैट मीन्स दे आर वेल नोन, हर कोई जानता है इन रीजंस के बारे में जो उन्होंने रीजंस दिए उन्हें बैन करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए। इन द कंट्रीज, जो ये रीजंस हैं ये हर कोई कहाँ पर जानता है, इन द कंट्रीज मेट्रोपॉलिटन लैंडस्केप। आपने वर्ड सुना होगा मेट्रो सिटीज़। मेट्रो मतलब ये मेट्रोपॉलिटन, यानी कि आप ये कह सकते हैं मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस एक लार्ज सिटी के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, इसी का ही हम शॉर्ट हैंड फॉर्म यूज़ करते हैं, मेट्रो सिटी। तो मेट्रोपोलिस से रिलेटेड जो कुछ होगा वो मेट्रोपॉलिटन हो जाएगा, एडजेक्टिव हो गया मेट्रोपॉलिटन। तो मेट्रोपॉलिटन लैंडस्केप यानी कि जो इंडिया की जो लार्ज सिटीज़ हैं वहाँ पर ये वाले जो ये इवेंट, इस टाइप के एक्शंस लिए जाते हैं और इसके लिए जो रीजंस दिए जाते हैं वो सबको पता है। The RWA reportedly ordered it is difficult to see them hang out everywhere। तो RWA ने ऑर्डर में क्या कहा, डबल कोट्स हैं, तो ये एग्जैक्टली जो उन्होंने जो लाइंस की वो कोटेड है यहाँ पे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी देम हैंग आउट एवरीवेयर। डिफ़िकल्ट ये देखना, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी कि वो हर जगह, हैंग आउट क्या होता है, आप कहीं पे टाइम स्पेंड करते हो। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी देम स्पेंड टाइम एवरीवेयर इन द पार्क, कि वो पार्क में जो मेड्स हैं वो पार्क में टाइम स्पेंड करते हैं, एम्फी थिएटर में टाइम स्पेंड करते हैं, गज़ीबो उसमें टाइम स्पेंड करते हैं। एम्फी थिएटर होता है एक तरीके से एक स्मॉल एक ओपन एरिया होता है और चारों तरफ एक, जैसे अगर हम बात करें कि एक ओपन एरिया है और उसमें फिर इस चारों तरफ सीट्स लगी हुई हैं और सीट्स एक जो है ऊंचे लेवल पर होती जाती हैं। आगे वाली सीट्स नीचे होती हैं, पीछे सीट्स जो है एक रेज्ड लेवल पर होती हैं। तो एम्फी थिएटर और ओपन होता है वो पूरा, तो आगे जो जगह होती है वहाँ पर परफॉर्मेंसेस की जा सकती हैं। तो एम्फी थिएटर्स में होते हैं वो, या फिर गज़ीबोस में। गज़ीबो आपने देखा होगा पार्क्स में जगह होती हैं जहाँ पर जो कि शेल्टर्ड जगह होती हैं, ठीक है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स होते हैं और यहाँ पर कुछ बेंचेस भी होंगे। तो वो जो जगह होती है बैठने के लिए, शेल्टर्ड जगह, उसे हम गज़ीबो कहते हैं। तो इन जगहों पर, अब इसके आपको गज़ीबो याद नहीं रखना, ठीक है, ऐसे वो स्पेसिफिक टर्म नहीं आएंगे एग्ज़ाम में, तो इसलिए वो हाईलाइट नहीं किया। एम्फी थिएटर कॉमन है तो वो आपको उसका आइडिया होना चाहिए। तो
रेजिडेंट्स कैन फील अनकंफर्टेबल व्हेन बीइंग सराउंडेड बाय मेड्स एवरीवेयर। अब रेजिडेंट्स जो है वो अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं जब मेड्स जो है वो हर जगह हैं, एवरीवेयर वी वॉक, जहाँ भी जाओ वहाँ पर मेड्स है। तो ये स्टेटमेंट थी जो RWA का जो ऑर्डर था उसमें, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम elitist and entitled upper class discomfort at workers being everywhere, the notice cites the all too familiar bogey of security vis-a-vis the poor। तो अब यहाँ पर कहा गया है कि अब ये जो कोर्ट्स में है ये तो वो ऑर्डर है जो RWA ने दिया। अब उसके बाद आगे जो एडिटोरियल है वो फिर अपना ओपिनियन दे रहा है। तो अपार्ट फ्रॉम एलिटिस्ट, तो ये जो ऑर्डर है इसको कहा गया एलिटिस्ट। एलिटिस्ट होता है वो पर्सन जो ये मानता है कि सिर्फ जो रिच लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, या फिर जो हाईली एजुकेटेड पीपल हैं, उन्हीं का ही रूल चलना चाहिए, उन्हीं जो जैसे वो चाहें वैसे ही सोसाइटी फंक्शन करनी चाहिए। तो ये इसको एलिटिस्ट कहा गया है इस टाइप के ऑर्डर को। एंड एंटाइटल्ड अपर क्लास डिस्कम्फर्ट, कि ये जो इन जो लोगों का डिस्कम्फर्ट है इन हाउसिंग सोसाइटीज़ में, उसको कहा गया अपर क्लास, एंटाइटल्ड अपर क्लास डिस्कम्फर्ट। एंटाइटल्ड जब आप किसी पर्सन को कहते हो नेगेटिव वर्ड है, और एंटाइटल्ड जब कहा जाता है तो वहाँ माना जाता है कि कोई अपना राइट समझता है किसी चीज़ को। आई एम एंटाइटल्ड टू दिस, ठीक है। आर यू एंटाइटल्ड टू, जैसे आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, टू दिस राइट, कोई भी राइट है, तो वहाँ पर होगा कि वो उसको लगता है कि ये चीज़ उसका राइट है। तो यहाँ पर ये जो RWA जो उस हाउसिंग सोसाइटी के रेजिडेंट्स हैं, उनका जो ये डिस्कम्फर्ट है वो एक एंटाइटल यानी कि एक तरह से प्रिविलेज की तरह है उनके लिए। और वो डिस्कम्फर्ट किस पे है? वर्कर्स बीइंग एवरीवेयर। उन्हें लगता है कि वर्कर्स हर जगह हैं और उन्हें फिर डिस्कम्फर्ट फील होता है, और ये एक एंटाइटल्ड जो है उनका डिस्कम्फर्ट है। द नोटिस साइट्स दी, अब इसके अलावा जो है जो नोटिस है वो साइट करता है, साइट हम डिस्कस कर चुके हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना। एक बार जब भी ये साइट आता है तो साइट, ठीक है, और साइट, तीनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। कहीं पे अगर आप लिख रहे हैं तो ये तीनों वर्ड्स एक साथ लिखो, तीनों में डिफरेंस लिखो, ठीक है, ऐसे ही याद रहेगा। तो साइट 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 तीनों सिमिलर जो है उनके प्रोनाउंसिएशन है, पर मीनिंग्स डिफरेंट है। तो साइट्स थी ऑल टू फेमिलियर, ऑल टू फेमिलियर यानी कि जो बहुत ज़्यादा नोन है, हमें पता है पहले से। ऑल टू फेमिलियर बोगी ऑफ सिक्योरिटी। अब ये ट्रेन वाली बोगी नहीं है, ठीक है, ये बोगी है जब हम बात कर रहे हैं जो कि ऐसी चीज़ जिससे हमें बहुत डर लगता है या हम अलार्म्ड हो जाते हैं उस चीज़ को देख के, लेकिन उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर कहा गया है कि सिक्योरिटी की बात की जा रही है, जब पुअर पीपल से सिक्योरिटी रिस्क की बात की जा रही है। तो ये सब जो रीज़न्स दिए गए थे, उसके अलावा नोटिस में ये भी सिक्योरिटी वाला जो रीज़न है वो भी मेंशन्ड है, लेकिन इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया है एडिटोरियल ने, वो है बोगी। यानी कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे लोग डरते हैं, बट इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है डरने के पीछे, कि जो पुअर पीपल से सिक्योरिटी रिस्क है उसकी बात हो रही है। अच्छा, वीज़ा-वी एक लैटिन फ्रेज़ है, लेकिन ये काफ़ी कॉमन, काफ़ी यूज़ होता है, तो इसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए, ताकि जब हम पैसेज पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर हम उसका मीनिंग समझ पाएँ। लेकिन ये देयर इज़ अ वेरी लेस चांस कि ये वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस में नहीं आएगा, लेकिन हमें जो पैसेज आते हैं वो समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम कह सकते हैं इन रिलेशन टू, और प्रोनाउंसिएशन है वीज़ा-वी, ठीक है। तो इन रिलेशन टू द पुअर, द नोटिस लाइक सो मेनी अदर्स इन हाउसिंग सोसाइटीज स्मैक्स ऑफ कास्टिज्म, क्लास प्रेजुडिस एट्सेट्रा। तो ये जो नोटिस है इट स्मैक्स ऑफ समथिंग। जब हम फ्रेज यूज़ करते हैं, फ्रेजल वर्ड स्मैक्स ऑफ, और उसके आगे फिर कोई इमोशन या फिर कोई क्वालिटी आएगी, ठीक है। इट स्मैक्स ऑफ दिस, यानी स्मैक्स ऑफ कास्टिज्म, यानी ये शो करता है, कास्टिज्म शो करता है क्लास प्रेजुडिस, इस टाइप की चीज़ें। तो ये जो नोटिस है ये इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे जो प्रेजुडिस है उसका मतलब है किसी, जैसे अगर आप किसी से मिले बिना आप किसी के बारे में ओपिनियन फॉर्म कर लें, या बिना रिसर्च किए, बिना इन्फॉर्मेशन लिए आप किसी के प्रति एक नेगेटिव अपना ओपिनियन बना लेते हैं, तो फिर उसको हम कहते हैं प्रेजुडिस। तो यहाँ पर ये क्लास प्रेजुडिस की जो
जो पुअर पीपल हैं, जो लोअर स्ट्रेटा में है, लोअर लेवल्स में सोसाइटी में, कि वो सिक्योरिटी रिस्क होंगे, और वो ये सब ओपिनियंस जो है ये प्रेजुडिस है, ठीक है, कास्टिज्म एंड क्लास प्रेजुडिस. सो दोज chosen to run administrations can reflect either the worst or the best in their constituents. So जिन लोगों को चुना जाता है कोई एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, यानी पावर में रखा जाता है, अथॉरिटी में रखा जाता है, तो वो या तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स का बेस्ट रिफ्लेक्ट कर सकते हैं या वर्स्ट. यानी रिफ्लेक्ट यहाँ पर हम कह सकते हैं शो. अब जब हम किसी को इलेक्ट करते हैं तो अपने लोग, अपने यानी लोग ही इलेक्ट करते हैं. जब इलेक्शंस होते हैं तो सब हम ही लोगों में से कोई इलेक्शंस जीत के पावर में पहुंचता है. तो वो है, तो वो रिप्रेजेंट करता है ना जिन लोगों ने उसे इलेक्ट किया है उसे. तो वो पर्सन या तो जिन लोगों ने उन्हें इलेक्ट किया है, जो वोटर्स हैं जिन्होंने उन्हें इलेक्ट किया है, उनके या तो वो वर्स्ट क्वालिटीज़ शो कर सकते हैं या बेस्ट क्वालिटीज़ शो कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. या तो जो इलेक्टेड पर्सन है वो वोटर्स की वर्स्ट क्वालिटीज़ शो करेगा या फिर बेस्ट क्वालिटीज़ शो करेगा. विच वे दिस पेंडुलम स्विंग्स. अब इसको पेंडुलम कहा गया कि या तो बेस्ट या फिर वर्स्ट क्वालिटीज़ शो करेगा. तो अब क्या, कौन सी क्वालिटी शो करेगा, ये पेंडुलम किस डायरेक्शन में मूव करता है, इट डिपेंड्स ऑन हु द पावर्स दैट बी रिपोर्ट टू. ये डिपेंड करता है कि जो लोग पावर्स दैट बी, मतलब जो लोग अथॉरिटी में हैं, जो लोग पावर में हैं, वो लोग किसको रिपोर्ट करते हैं, यानी किसको आंसरेबल है. ठीक है, तो इस पे डिपेंड करता है. इन कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड इलेक्शन, अब अगर हम बात करें जो इलेक्शंस होते हैं कंट्री के अंदर, वो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइज करता है कि हाँ ये इलेक्शंस होने हैं इस तरह से. तो जो इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो पंचायत लेवल पे हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, तो उनमें क्या होता है, फ्रॉम पंचायत टू पार्लियामेंट एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू बी हर्ड. तो हर सिटीज़न के पास, हर पर्सन के पास राइट है कि उसकी बात सुनी जाए. एंड इन द सिस्टम्स बेस्ट वर्जन, अगर हम बात करें बेस्ट वर्जन की, यानी जहाँ पे सब चीज़ें अच्छे से काम कर रही हों, हमारे जो सोसाइटी की, जो इलेक्शन होने के बाद जो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें सब चीज़ें अच्छे से काम कर रही हो डेमोक्रेसी में, तो देयर कंसर्न्स एंड प्रॉब्लम्स बिकम अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक नेगोशिएशन. तो वो उनकी बात सुनी जाती है, और फिर डेमोक्रेटिक नेगोशिएशन जो बातचीत होती है, चाहे वो जो पावर में है लोग या ऑपोजिशन में, उन सब में जब नेगोशिएशन होता है तो लोगों के जो कंसर्न्स हैं, जो चिंताएं हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वो एक पार्ट बन जाती है डेमोक्रेटिक प्रोसेस का बेस्ट सिस्टम में. अब जब RWS की बात करें तो ये क्या है, ये इसमें डेमोक्रेसी नहीं है RWS में. ठीक है, क्या होता है, नॉट सो इन दी RWS में ऐसा नहीं होता. Here residents and sometimes only homeowners. अब यहाँ पर जो रेजिडेंट्स होते हैं सिर्फ उन्हीं के पास ही जो है बोलने का अधिकार है, दे हैव अ वॉइस, उनके पास ही कुछ राइट है. और कुछ केसेस में तो सिर्फ होम ओनर्स जो उस प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, सिर्फ उन्हीं के पास राइट है RW में अपनी बात रखने का. देयर प्रेजुडिसेस एंड बाइकॉटिस. तो प्रेजुडिस हमने अभी डिस्कस किया था कि जब आप किसी के बारे में जाने बिना ही एक नेगेटिव ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं उनके अगेंस्ट, तो वो हो जाता है प्रेजुडिस. बाइकॉटरी भी सिमिलर मीनिंग है, जिसमें होता है कि अगर कोई पर्सन एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करता है, अब ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करता है, तो आप उसके अगेंस्ट एक नेगेटिव ओपिनियन फॉर्म कर लेते हो, तो उसको कहा जाएगा बाइकॉटरी. तो जब इन लोग, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रेजिडेंट्स या फिर जो होम ओनर्स हैं उन्हीं के पास राइट होते हैं, तो उनकी जो प्रेजुडिसेस हैं, उनकी जो बाइकॉटरीज हैं, ये आ जाती हैं किसके नाम पे, सिक्योरिटी और हाइजीन के नाम पे ये अपने जो प्रेजुडिस है वो एक्सप्रेस करते हैं. अब यहाँ पर मैस्करेड वर्ड है, यानी कोई चीज़ अपने आप को किसी दूसरी तरीके से शो करे. ठीक है, वो यानी वो ये नहीं कहते कि उनकी प्रेजुडिस है, वो ये नहीं कहते कि उनकी बाइकॉटरीज हैं, उनके नेगेटिव ओपिनियन से किसी के बारे में नहीं, वो नाम लिया जाता है वहाँ पर सिक्योरिटी का और हाइजीन का. ठीक है, तो मैस्करेड मतलब किसी और तरीके से कोई चीज़ शो अप होती है, तो मैस्करेड कहा जाता है. एंड द पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस ऑफ द RWA, तो इनको पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहा गया है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में जो लोग होते हैं, और क्योंकि ये इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ RWA में ही, और जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में नहीं पार्टिसिपेट करे, तो इसलिए इनको पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस कहा गया है ऑफ द RWA. इम्पोज देयर विल. इम्पोज मतलब कि किसी के ऊपर थोपना, किसी के ऊपर फोर्स करना अपनी इच्छा को. विल क्या होता है, अपनी इच्छा, डिज़ायर्स. तो वो अपने जो ओपिनियंस हैं वो दूसरों के ऊपर फोर्स कर रहे हैं,
ऑन दोज हु डू नॉट हैव द मीन्स टू ऑब्जेक्ट, उन लोगों पे जिनके पास ऑब्जेक्ट करने का यानी ऑब्जेक्शन करने का, यहाँ पे टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट वर्ब है, ठीक है, ऑब्जेक्शन एक नाउन है, तो वही वर्ड वही है लेकिन ऑब्जेक्शन नाउन है और ऑब्जेक्ट वर्ब है। तो ऑब्जेक्ट कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है किसी चीज़ पे सवाल उठाना, तो यहाँ पर उनके पास किस सवाल उठाने के, क्वेश्चन करने का उनके पास मीन्स नहीं है, वेज नहीं है, मेथड्स नहीं है। द वंस दैट कैन, और जिन लोगों के पास ये मेथड्स हैं प्रोटेस्ट करने के, क्वेश्चन करने के, द ओपन माइंडेड रेजिडेंट्स, तो कौन लोग हैं वो जिनके पास ये सब क्वेश्चन करने का राइट है, वो है ओपन माइंडेड रेजिडेंट्स, यानी ऐसे लोग जिन्हें हम कहेंगे हिंदी में अगर हम कहें खुले विचार, यानी जो बाकी लोगों का ओपिनियन एक्सेप्ट करते हैं, जो लोग किसी के अगेंस्ट बायस्ड नहीं है, प्रेजुडिस्ड नहीं है। जैसे हमने अभी पीछे प्रेजुडिस देखा था, उसका उल्टा हो जाएगा, शुरू में याद करो स्मॉल माइंडेड, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा ओपन माइंडेड, तो वो रेजिडेंट्स है। लेकिन यहाँ पर कोट्स यूज़ किया हुआ है, यानी कि जो ऑथर है वो नहीं कह रहा कि वो ओपन माइंडेड है, ठीक है, वो लोग खुद कह रहे हैं कि वो ओपन माइंडेड रेजिडेंट्स हैं। आर परहैप्स फाइटिंग द गुड फाइट, कि उनके अलावा हो सकता है कि जिनके पास राइट है वो शायद वो एक लड़ाई लड़ रहे हों इन लोगों के लिए, मोर लाइकली, लेकिन ज़्यादातर चांसेस क्या है, मोर लाइकली दो, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये है दे आर ओनली बिजी कंपोजिंग आउटरेज ट्वीट्स, लेकिन ज़्यादा चांस है कि वो एक आउटरेज ट्वीट्स बना रहे होंगे, यानी कि वो ट्वीट्स लिख रहे होंगे। कंपोज मतलब राइट, ठीक है, म्यूज़िक कंपोज किया जाता है तो सॉन्ग कंपोज किया जाता है, तो ये कंपोजिंग यानी राइटिंग आउटरेज ट्वीट्स। आउटरेज, अगर आप किसी चीज़ से ऑफेंड होते हो, आपको लगता है कि ये तो बहुत गलत हुआ और उससे आपको गुस्सा आता है, तो फिर आप कहोगे आप आउटरेज्ड हो, तो उन्हें गुस्सा आता है, उन्हें लगता है ये तो बहुत गलत हो रहा है, तो उसके लिए वो क्या स्टेप्स ले रहे हैं, दे आर राइटिंग ट्वीट्स। दैट मीन्स यहाँ पर क्रिटिसिज्म हो रहा है उनका कि वो एक कॉन्क्रीट एक्शन नहीं ले रहे, वो अगर कर भी रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर केसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्वीट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें समझनी होती है रीड करते हुए, सिर्फ ये नहीं है कि हमने कुछ वर्ड्स देखे और एक गेस किया कि इसमें क्या मीनिंग होगा, और ये प्रैक्टिस के साथ ही आता है। सो ठीक है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा सो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और ये रहे वो जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं इस एडिटोरियल के, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सो एंड थैंक यू।